बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वक्त अगर आप हुकूमती अरकान की बातचीत सुने तो आपको साफ नज़र आएगा कि वो बौखलाहट का शिकार है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जमातों की बहुत बुरी हालत है। एस्टेब्लिशमेंट ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार पे कब्ज़ा किए हुए पाकिस्तान में मार्शल लॉ प्लस जैसी सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का अमन व अमान, पाकिस्तान के इदारों की सूरत हाल, इसने जो मौजूदा सियासी सेटअप है जिन्हें लाकर इक़्तिदार में बैठाया गया है, उनसे एतमाद छीन लिया है। और वो किसी भी बात को एतमाद के साथ कर नहीं सकते। आप स्टेटमेंट सुने ना, कोई कहता है कि जनाब जो पेट्रोल महंगा हो रहा है इससे तो फ़र्क पड़ता है अमीर तबके को, इससे तो फ़र्क पड़ता है एलीट क्लास को। ऐसे ऐसे नमूने इन्होंने वजीर बनाए हैं और फिर उसके बाद कंटेंट भी कोई नहीं है ना, नज़रिया ही कोई नहीं है। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो इनके वजीर जाके इनको डिफेंड करें। आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर नवाज शरीफ की क़यादत में जो तबाही फेरी है पाकिस्तान में, और जरदारी साहब ने इसमें सहूलतकारी की है, फजलुर रहमान ने सहूलतकारी की है, ANP और MQM ने भी इसमें सहूलतकारी की है। इन PDM की जमातों ने पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के साथ कर दिया, अब वहां से वापसी का तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता और सियासी इस्तेहकाम आने के बाद वो लंबे अरसे तक नहीं रहता, तब तक पाकिस्तान इन मसाइल से नहीं निकल पाएगा। यानी यहाँ देखें ना, कोई ये कह रहा है कि जंग की वजह से महंगाई है, हालांकि आज भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम है। लेकिन इमरान खान साहब बेच रहे थे 145 रुपए का डीजल, 150 रुपए का पेट्रोल, और आज उसकी कीमत 410 रुपए के आसपास है। हालांकि आलमी मंडी में कीमत कम है, यानी ये सस्ता पेट्रोल खरीद के महंगा बेच रहे हैं। इमरान खान ने एक दौर के अंदर सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, उन्होंने पेट्रोलियम लेवी सिफर भी कर दी थी, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने पेट्रोलियम लेवी ही 100 रुपये से ज़ायद की हुई है और अभी लगातार ये बढ़ाते चले जाएंगे। कोई इनमें कहता है कि जनाब रिकॉर्ड पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुआशी कामयाबियों के हम झंडे गाड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ को सुने, एहसन इकबाल को सुने, फील्ड मार्शल को सुने, तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से आगे कोई और मुल्क पूरे खित्ते में जा ही नहीं रहा। लेकिन आप इकॉनमी में देखें, पाकिस्तान सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। आप कर्जे लेने की रफ्तार देखें, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में सबसे कम आ रही है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बेरोज़गारी की शरह हो या गुर्बत की शरह हो, पाकिस्तान में लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा है और हमने जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ाई हैं। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो हम तो एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फील्ड मार्शल और उनकी टीम बार बार ये कहती है उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं। अब उनकी वाहिद कामयाबी ये है कि उन्होंने कैदी नंबर 804 को लंबे अरसे से जेल में रखा हुआ है और अवाम अपने हर दिल अजीज लीडर को छुड़वाने में अभी तक नाकाम रही है। लेकिन ये ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं, एक ना एक दिन इन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। और अगर इमरान खान ने अपना नुक्ता नज़र ना छोड़ा तो फिर इनकी तबाही आएगी, या इनके हाथ से कम कम ये वाला खेल हमेशा के लिए निकल जाएगा। और निकल जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान में जब चाहें किसी की हुकूमत बना दें, जब चाहें किसी की हुकूमत गिरा दें। तो लगभग ये सारे जो है वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं। इमरान खान साहब ने तो चंद लोगों के बारे में, एक आधे के बारे में कहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नजर आता है कि ज़हनी मरीजों का लंडा बाजार लग गया है। एक एक का स्टेटमेंट निकाल के सुने, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये किस तरह के लोगों के हवाले निज़ाम कर दिया गया है। देखा जिस तरह के हालात है ना, जैसा सियासी अदम इस्तेहकाम है, जितनी उन बेचारों ने कोशिश की और अवाम ने उनकी बात ही नहीं सुनी, ऐसी सूरत में कोई भी नॉर्मल आदमी होता पागल हो जाता। तो वो ठीक हो रहा है उनके साथ जो भी हो रहा है। और ये सब नवाज शरीफ के फैसलों की वजह से नून लीग ने अपनी कब्र खोद ली है, यानी उनकी सियासी कब्र खुदी हुई है और नवाज शरीफ के फैसलों की वजह से वो सारे भुगत रहे हैं। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज में, टेस्ट में वाइट वॉश कर देता है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अगर कभी क्रिकेट खेलता था तो उसमें यह कहा जाता था कि पाकिस्तान तो बारियां लगाने के लिए जा रहा है, यानी पाकिस्तान तो प्रैक्टिस के लिए मैचेस खेल रहा है, और अपने अहम खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाता था कि जनाब ये हमारे बेहतर प्लेयर, इनको ज़रा ड्रॉप कर देते हैं और हम वहाँ पे रखेंगे उन प्लेयर्स को जो बस ठीक हैं, जिनकी प्रैक्टिस करवानी है। मेन प्लेयर्स बांग्लादेश के खिलाफ खेलते नहीं थे, ऐसा वक्त था। लेकिन अब बांग्लादेश ने सिर्फ इनको टेस्ट सीरीज के अंदर वाइट वॉश नहीं किया, सारे मैच नहीं हराए, बल्कि टेस्ट सीरीज के अंदर इनका तवा भी लगाया। वो आवाज़ें कसते रहे इनको उस तरह जिस तरह एक दौर में ऑस्ट्रेलिया
मुखालिफ कमज़ोर क्रिकेट टीमों को आवाज़ें कसती थी। इस तरह ये आवाज़ें कसते रहे तो बांग्लादेश ने तुर बनाया इन्हें और इनको इस तरह से शिकस्त दी है कि मैं हैरान हो गया। और पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह तो हो गई है, दफन करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने जो तबाही फेरी है, चाहे वो वजारत दाखिला हो, चाहे वो जहां जहां मोहसिन नकवी को मौका मिला, मोहसिन नकवी ने तबाही फेरी। जिस चीज़ में मोहसिन नकवी ने हाथ डाला वो चीज़ बर्बाद हो गई। वजारत दाखिला में हाथ डाला, पाकिस्तानी दाखिली हालात आपके सामने, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियाँ, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं, जबरी गुमशुदगियाँ एक नॉर्मल सिचुएशन बन गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तारीखी नौइयत के बड़े बड़े वाक़यात भी हुए हैं। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला तो पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट में बैंड बज गई। बेड़ा ही गर्क कर दिया। बांग्लादेश जैसी टीम बार बार पाकिस्तान को वाइट वॉश करती है, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नादरीन, सुहेल अफरीदी ने मंगल के दिन का कहा था, उसने निकलकर एहतजाज करने की कोशिश की, रुकावटें आई, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगले मंगल को वो दोबारा आएंगे और पहले से कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगे। हुकूमत फिर रोकेगी, वो फिर आएंगे, हुकूमत फिर रोकेगी, वो फिर आएंगे। इससे क्या एक मोमेंटम बनेगा? देखिए, मोमेंटम बनेगा गली मोहल्ले के अंदर। सुहेल अफरीदी को अपने लोगों के साथ एक बड़ी टीम बना के पूरे पाकिस्तान में लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी का बार बार इस्लामाबाद आना ज़रूरी नहीं है। वो अगर सही तरीके से चलते तो अब तक वो इस काबिल हो जाते कि वो पाकिस्तान को बंद करने की सलाहियत पा लेते। देखें, ये जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ेगी ना, वो पूरे पाकिस्तान में पड़ेगी। जब आप इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं तो आप अगर 50-60 हज़ार बंदा भी ले जाएं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर 2-3 लाख बंदा, 5 लाख बंदा आप इस्लामाबाद की तरफ लेकर चल पड़े, फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ता है। इससे कम बंदों पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में नौजवानों के एहतजाज शुरू करवा दें, पाकिस्तान भर के अंदर आप जिसको वो कहते थे हम पाकिस्तान बंद कर देंगे, अगर वो हिकमत अमली करते तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता। दुनिया में इस किस्म के एहतजाज हुए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो इस किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, नो किंग मूवमेंट के अंदर। वो बड़ी मुसीबत बनी हुई है उनके लिए भी, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। अचकज़ई की डेडलाइन जो है वो भी अब ख़त्म हो गई है। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई अब क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो अब इंतज़ार है कि अचकज़ई साहब अपनी किस किस्म की हिकमत अमली का ऐलान करते हैं और पार्लियामान में, पार्लियामान के बाहर हुकूमत को किस तरीके से टफ टाइम देते हैं। नादरीन, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं, सुनने में आ रहा है कि फील्ड मार्शल भी जाएंगे या कोई और इंपॉर्टेंट आदमी भी जा सकता है, और ये ईरान में जाके कोशिश करेंगे कि ईरान को अमरीकी शराइत के ऊपर बनाया जा सके। लेकिन हमारी औकात इतनी है कि हम अमरीकी शराइत को ईरान के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम ईरानी शराइत को अमेरिका के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर सकते, वो डांट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेइज्जती करेगा। लिहाजा हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपनी औकात का पता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ये जंग जीत चुका है। अगर उसे कुछ अच्छी डील मिलती है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखानी भी पड़ती है, तो वो इस खित्ते के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अपना मफाद निकाल ले। देखिए, वो कुछ चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा ईरान। अब उनका तारीख भी ऐसी है, उनका रिकॉर्ड भी ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ईरानी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो कुछ चीज़ों पे तो वो नहीं करेंगे, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जहां वो कर सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते हैं, वो दिखा के अगर इस मामले को ख़त्म करते हैं तो ये पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, अगर हल्की फुल्की फेस सेविंग उसे मिल जाए तो शायद उसकी भी जान छूट जाएगी। अब ये एक इतला आई है, और ये इतला आई है, एक्शियस न्यूज़ है, और एक CNN के रिपोर्टर हैं और चैनल 12 के भी वो रिपोर्टर हैं। नाम है इनका बराक रेविड। इन्होंने एक दावा किया है। बराक रवीद का कहना है कि मंगल को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक कॉल हुई थी, और इसने दावा किया, इस रिपोर्टर ने, बड़ा सीनियर रिपोर्टर है, कि इस कॉल में कशीदगी हुई दोनों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान को कुछ मजीद लचक अगर वो दिखाता है तो एक डील ईरान के साथ की जा सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है उसमें लचक पे जाने की जो है वो गुंजाइश थी। लेकिन नेतन्याहू दोबारा से फौजी कार्रवाई का हामी है। अब यहाँ पे हाल ही में एक बात आप और ज़हन में रखें कि सऊदी अरब और UAE के ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं,
और यूएई की जानिब से बताया गया कि ड्रोन ईरान से नहीं, इराक से आए थे। और एक खबर और आप इसके साथ मिलाकर देख लें कि इराक में इसराइली खुफिया फौजी अड्डों की मौजूदगी की इतला भी मिली है। तो नेतन्याहू अगर जंग शुरू करना चाहता है तो इस किस्म का कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग उसे करना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस रीजन में किसी वक्त भी कोई चिंगारी भड़क सकती है, कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है और सूरत हाल खराबी की तरफ जा सकती है। बहरहाल अमेरिका ने एक ईरान को तजावीज़ का मुसवदा एक और भिजवाया। जो ईरान ने भेजा था वो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने मुस्तरद कर दिया। अब दोबारा से अमेरिका ने तजावीज़ भिजवाई हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी वो तजावीज़ लेकर गए हैं ईरानियों के पास। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान इन तजावीज़ के सारी नहीं मानता तो मैक्सिमम चीज़ें मान ले, ताकि एक मुआहदा ऐसा हो जाए जिसके बाद मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं और पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीज़ों की जो तरसील है वो इस रीजन के अंदर खुल जाए। पाकिस्तान को उसका ये फ़ायदा होगा कि रीजन में अमन आ जाएगा, पाकिस्तान की थोड़ी सी गुड्डी चढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को तभी होगा जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आसिम मुनीर साहब सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देंगे। वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आता है अवाम की मर्ज़ी मान लेने से, और वो अवाम की मर्ज़ी मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्हें अवाम की मर्ज़ी मानना सूट करता है। बहरहाल ईरान की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसके बकौल वो जायज़ा ले रहे हैं इन तजावीज़ का, और अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जबकि अमेरिका की जानिब से अभी मीडिया खामोश है। जब ईरान का जवाब जाएगा तो फिर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट करेगा कि एक्चुअली ईरान ने किस किस्म का जवाब दिया है। वैसे ईरानी मीडिया पहले ही खुद बता देता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ऐसा लगता है कि वो अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से बहुत मुतासिर हो गया डोनाल्ड ट्रंप, और एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ये काम ज़रा चेक करें आप, यहाँ पे मेरे पास खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने और अपने अहले खाना और कारोबार को, यानी अपने और अपने अहले खाना का जो कारोबार, उसको टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से इस्तिस्ना दिलवा दिया है। यानी समझें आप, यानी जो टैक्स ऑडिट होगा ना इनके ख़ानदान का, इनकी फैमिली का, डोनाल्ड ट्रंप का, उससे उन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना करवा लिया, अपनी फैमिली को भी डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी इस्तिस्ना अब सबको चाहिए। जितने लोगों ने कुछ ना कुछ दाल में काला होता है ना, वहाँ पे वो इस्तिस्ना मांग लेते हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके अहले खाना और उनके कारोबार को टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से हमेशा के लिए इस्तिस्ना मिल गया है। महकमा इंसाफ के एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज़ में अमरीकी हुकाम को ट्रंप, उनके ख़ानदान वालों और उनके कारोबार के खिलाफ टैक्स दावों पर हमेशा के लिए कार्रवाई या कानूनी पैरवी से रोक दिया गया है। देखिए, इस किस्म की चीज़ें जो बाइडन ने भी की थी, अपने बेटे के लिए भी की थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने रिवर्स कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को अगर दोबारा हुकूमत नहीं मिलती, या फ़र्ज़ करें डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ आ जाती है, इम्पीचमेंट हो जाती है इनकी, और ये इम्पीच हो जाते हैं, इनका मुआवजा हो जाता है बतौर सदर, और एक नया सदर आता है अमेरिका में, तो वो भी इस इस्तिस्ना को मुमकिना तौर पे ख़त्म कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार का और अरूज का सूरज वो गरूब हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में ना रहा तो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्लान लंबे हैं। वो तो ये कहता है कि वो आइन में एक तरमीम करेगा और उसके बाद वो लंबे अरसे तक अमरीकी सदर रहेगा। एक और भी उसने अपनी ख्वाहिश बताई डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस वक्त इसराइल में 99% मकबूल हूँ। वहाँ वज़ीर आज़म के लिए मैं अगर चाहूँ तो इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो इसलिए शायद मैं अपना ये दौर पूरा करने के बाद इसराइल जाऊँ और वहाँ से वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन लड़ूँ। कैसी अजीब बात है कि अमरीकी सदर रहने वाला शख्स 2 मरतबा वो जाएगा और जाकर इसराइल में एक छोटे से मुल्क में वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करेगा। ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश हो सकती है, उसके दिल से कोई बात निकली, उसने पब्लिक कर दी। लेकिन एक बात आप समझें कि इसराइल कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इसका आइडिया डोनाल्ड ट्रंप को है, और वहाँ कितनी ताकत है इसका आइडिया भी डोनाल्ड ट्रंप को है। और अमेरिकन तो अब खुलकर कहते हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को और अमेरिकन फ़ौज को इस्तेमाल किया और इसराइली मफाद के लिए अमेरिका अपनी फ़ौज को मैदान में लेकर आया, और इसराइल कठपुतली की तरह अमेरिका में मौजूद लोगों से अपने फैसले करवाता है। बहरहाल एक स्टेटमेंट जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर का भी आया, उससे आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर कहाँ पे है। उन्होंने कहा जी, ईरान इस वक्त 2 आलमी दहशत गर्द अफवाज के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत कर रहा है। अमेरिका को और इसराइल को उन्होंने आलमी दहशत गर्द फ़ौजें करार दे दिया। और साबिक सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत की दूसरी बरसी थी
आपको याद होगा सदर इब्राहिम रईसी जो है वो शहीद हो गए थे, हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल की जानिब भी उसको मोड़ा जाता है, वाक़े को दुश्मनों की जानिब मोड़ा जाता है कि वो ईरान के दुश्मनों ने वो अटैक किया था और वो एक साजिश के नतीजे में हुआ था, एजेंसियों की कार्रवाई थी। लेकिन बहरहाल अब इस मौके पर उन्होंने जो अपना पैगाम दिया, मुश्तबा खामनाई ने, उन्होंने कहा जी कि इब्राहिम रईसी को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनका भी उन्होंने तस्करा किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इसराइल जो दो आलमी दहशतगर्द अफवाज हैं, उनके खिलाफ ईरान इस वक्त तनहे तनहा लड़ रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में इस्लामी जमहूरिया ईरान के हुकाम, रियासती इदारों और अवाम पर पहले से कई ज़्यादा भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। ईरानी अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले शर अंगेज ममालिक की धमकियों में नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया इनकी तरफ से। एक स्टेटमेंट और है, वो काली बाफ का है। उन्होंने कहा जी दुश्मन जंग के नए मरहले की तलाश में ईरान ने जंगबंदी को ऑपरेशनल सलाहियतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि, और ये इसराइल की तरफ से भी किया गया, अमेरिका की तरफ से भी, कि ईरान का बहुत भारी नुकसान हो गया। दूसरी तरफ एक दावा यह किया जाता है कि ईरान ने अपना नुकसान बहुत हद तक रिकवर कर लिया। अब सैटेलाइट इमेजेस भी आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ईरान ने अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं, जो सलाहियत है मिसाइलों को वापस ठीक करने की या लॉन्चर्स को ठीक करने की या मिसाइलों को चलाने की या मिसाइलों की प्रोडक्शन है, वो दोबारा शुरू कर दिए। और ईरान के पास जितने हथियार पहले थे उसका 70% अब भी मौजूद है। ये अमेरिकन CIA की रिपोर्ट भी है। और यही बात जो है वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ कह रहे हैं कि दुश्मन की ज़ाहिरी और खुफिया नकलो हरकत को देखकर हमें लगता है कि ईरान पर इक्तसादी और सियासी दबाव डालने के साथ साथ उसने अपने अस्करी मकासद भी अभी नहीं छोड़े और वो जंग और मुहिम जोई के नए मरहले की तलाश में है, यानी एक नई जंग दोबारा शुरू हो सकती है। फिर ईरान, वो कह रहे हैं जी, उसके लिए तैयार है। और अमरीकी सदर ट्रंप के अतराफ सियासी माहौल उनके ईरान से मुतालिक फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। तो मैं इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये पीट हेग्सेथ, इन्होंने एक ट्वीट किया है और एक्चुअली तो वो ट्वीट एक न्यूज़ की जानिब से था और ऑफिशियल वाइट हाउस रैपिड रिस्पॉन्स अकाउंट है, वहाँ से ये एक ट्वीट आता है और उसमें जनाब JD वेंस का एक स्टेटमेंट है। उसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पीट हेग्सेथ जो वज़ीर जंग है अमेरिका के, वो उसके ऊपर सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखते हैं। वो लिखते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। अब इसका जो अंग्रेज़ी में मतलब ये है कि हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, यानी हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं, हमने लॉक कर दिया अपनी गन को और लोड की हुई है, उसको लॉक करके हम इंतज़ार कर रहे हैं हमले का, हम किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। ये फायर आर्म के हवाले से इस किस्म के जुमले को इस्तेमाल किया जाता है कि लॉक्ड एंड लोडेड। ये जब हम शिकार खेलते थे तो उस वक्त हम लोग जब आपस में बातचीत करते थे तो बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे कि लोडेड है, लॉक है या नहीं लॉक, लॉक्ड एंड लोडेड, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं अक्सर लोग ये जुमला। तो मैंने इसीलिए इसको फ़ौरन पहचान लिया कि ये बिल्कुल हमले से पहले या फायर करने से पहले की सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन आप बता रहे हैं पीट हेग्सेथ के जनाब लड़ाई की तैयारी है और अमेरिका किसी वक्त भी दोबारा हमला कर सकता है और ये एक इसराइल की ख्वाहिश भी है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों के साथ जो सलूक किया गया इसराइल में, जो फ्रीडम फ्लोटिला के ऊपर गए हुए थे मुख्तलिफ ममालिक के इंसानी हकूक़ के कारकुन, उनको जैसे टॉर्चर किया गया, जैसे उनकी तज़लील की गई, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और जिस अंदाज में उनको बिठाया गया, जैसे उनको सजदे में उनको डाला गया, जिस तरह उनके हाथ बांधे गए, जो टॉर्चर हो रहा था, जिस तरह वहाँ पे उनका वज़ीर था वो जैसे बातें कर रहा था कौमी सलामती का, इन सारी चीज़ों को देख के ना पूरी दुनिया में आग लगी है और यूरोप के अंदर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है और जिन मुल्कों से इन कारकुनान का ताल्लुक है वहाँ से बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है। इसके बाद इसराइल पे बहुत दबाव बढ़ा है, हत्ता कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा को ये स्टेटमेंट देना पड़ा और उसने अपने ही कौमी सलामती के वज़ीर पर चढ़ाई कर दी। उसने कहा जी आप इसराइल का चेहरा बिल्कुल नहीं है, ये जो आपने किया ये ठीक नहीं किया। वैसे तो इसराइल ने बहुत सारा कुछ ऐसा किया जिनको जंगी जराइम कहा जाता है और बहुत ऐसा जुल्म किया, लेकिन यहाँ क्योंकि सिर्फ निहत्ते फ़लस्तीनी नहीं है, यहाँ सिर्फ कोई कमज़ोर मुसलमान मुल्क नहीं है, यहाँ पे ताकतवर यूरोपी ममालिक के बाशिंदे हैं, लिहाजा अब इसराइलियों को इस दबाव के तहत अपने ही बंदे की, अपने ही वज़ीर की मजम्मत भी करनी पड़ रही है।
अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।